हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। के साथ स्क्रीन शेयर किया मैंने, वो देख रहा होगा। साउंड प्रॉपर हो तुम लोग आगे। और रिवीजन में हम लोग रोटेशन पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल कवर द थ्योरी पोर्शन ऑफ इट, देन वी विल डिस्कस द शीट. So it will take today's lecture for discussing this theory aspect. और बचे हुए टाइम पर आज हम लोग शीट को देख सकते हैं। अगर नहीं बचता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में शीट का डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में आपको सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन, इम्पल्स और कोलिजन बताया था। रोटेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट वन क्वेश्चन इज देयर इन द पेपर, सब इसको अच्छे से तैयार करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू r² dm। अगर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है देन समेशन ऑफ mi/ri²। हम लोग पता कर लेते हैं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कई बातों पे, मेनली 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है। फर्स्ट यू नीड टू नो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, क्योंकि हर एक डिफरेंट एक्सिस से आपको एक अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल सकता है। सो एक्सिस का जानना बहुत जरूरी है। तो जब कभी एक्सिस चेंज करेगा देन यू नीड टू बी केयरफुल कि अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल सकता है। फिर ये डिपेंड करता है कि टोटल मास कितना है, मास ऑफ द सिस्टम। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताया होगा, फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो कई बार आपसे पूछता है कि कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा होता है। एग्जाम के लिए अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज होते हैं, उनको आपको याद रखना होता है। जैसे कि अगर कुछ स्टैंडर्ड रिकॉल करवा दें आपको, लेट्स अपने पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास और लेंथ अपने को पता है, मास m, लेंथ l, रॉड। डिफरेंट एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब बता सकता हूँ। अगर आपसे कहता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आप तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो आपको एक्सिस ना बताए। फिर आपको एक्सिस पता करनी होगी। लेट्स से एक एक्सिस के कॉर्नर से जाती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। सो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहता है, दिस इज गोइंग टू बी ml²/3। प्रूफ किया होगा। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस से कितना होता है वो भी अपने को याद रहता है, I इज इक्वल टू ml²/12। किसी और लोकेशन से पास होने वाली एक्सिस से कितना होगा, उसके लिए हम लोग ICM का यूज करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगा सकते हैं। लेट्स से अगर आपसे ऐसा बोलता है कि हमारे पास ये एक्सिस है, और ये एंगल अपने को थीटा दिया गया है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। ये भी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है, हम लोगों ने क्लास में प्रूफ किया होगा और वो आपको याद रखना है। सो एंगल यू नीड टू सी फ्रॉम द रॉड। अगर वो एंगल थीटा है देन इट कम्स आउट टू बी ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अपने को केयरफुल रहना है, कई बार वो वर्टिकल से एंगल दे देगा। तो अगर इसका नाम अल्फा बोला जाता है तो हम 90 - थीटा बना सकते हैं, इसको हम 90 - थीटा बोल सकते हैं। बेसिकली अपने को ये वाला एंगल पता करना होता है। अगर कोई और भी लाइन देता है, लेट्स से कि ये एक्सिस है आपकी, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। लेट्स से ये डिस्टेंस d है। सो क्या आप बता सकते हो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सेम रॉड का एक एक्सिस है जो कि रॉड के पैरेलल है और d डिस्टेंस पर है। मास रॉड का m है, लेंथ l है, md²। हाँ। तो फिर इसका भी यहाँ पर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगा सकते हो। तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास से ये वाली एक्सिस लोगे, ICM 0 हो जाएगा।
So this is going to be simply md square. Good. That means you know. So point is कि कोई भी एक्सेस कहीं से भी पास करे आप उसका बता सकते हो. मे बी लाइक अगर इससे बोलता है कि यहाँ से जाती है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है तो mr स्क्वायर बाई 3 के बराबर हो जाएगा. तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सेस से आप निकाल सकते हो. फिर आपसे रिंग के बारे में पूछता है. रिंग का भी अपने को याद रखना है एज ए स्टैंडर्ड डिफरेंट एक्सिस के अबाउट. एक तो वही एक्सिस होगी जो उसके सेंटर से पास कर रही होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है. लेट्स से इसको मैं बाहर लिख देता हूँ. I अबाउट O mr स्क्वायर. देन एक ये एक्सिस चूज करेगा. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बोलोगे दैट्स गोइंग टू बी mr स्क्वायर बाय 2. आपने याद किया होगा. लेट्स से कि यहाँ पर एक्सिस बना देता है 30 डिग्री पर या किसी थीटा एंगल पर और आपसे पूछता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए. तो आप इसका mr स्क्वायर बाय 2 बोलने वाले हैं क्योंकि अनलाइक द रॉड यहाँ पर सारे डायमीटर है. नो मैटर कौन सा डायमीटर आप लेते हो अपना आंसर वही आएगा. फिर टेंजेंट से और उस तरह से आप यूज कर सकते हो, कैलकुलेट करके बता सकते हो. जस्ट टू चेक कि आप बता पा रहे हो. लेट्स से एक एक्सिस यहाँ पर बनी हुई है और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, इसके पेरीफेरी से पास हो रही है. इस एक्सिस का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कैलकुलेट कर सकते हैं. थ्री mr स्क्वायर बाय 2. ओके, एक आंसर 3 mr स्क्वायर बाय 2 बताया गया. इसके बाद हम लोग डिस्क को वॉच करने वाले हैं. चेक करते हैं कि क्या 3 mr स्क्वायर बाय 2 आएगा. सो इस ये जो एक्सिस है उससे पैरेलल एक्सिस यहाँ से पास करने वाली पकड़ेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगा ICM प्लस md स्क्वायर. हाउ मच ICM इज mr स्क्वायर and how much the distance between these two parallel axes is this, which is d is equal to r. तो d को हम लोग r बोल देंगे. तो ये बनेगा अपने लिए प्लस m इंटू आर स्क्वायर विच लीड्स टू 2mr स्क्वायर. तो इसके अबाउट जो आंसर रहेगा वो 2mr स्क्वायर आएगा. सो कौन सी एक्सिस चूज करनी होती है अभी हम लोग बात कर लेंगे. जो एक्सिस ये है इसके पैरेलल चाहिए, ये नहीं यूज करेंगे. अगर यहाँ से एक्सिस बनाया होता तो फिर हम लोग हाफ प्लस फुल लेते. इसका आंसर 2 हो जाएगा. एनीवे सिमिलरली अगर अपने पास डिस्क है देन तो इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है. फिर आप डायमीटर्स चूज कर सकते हो. ये डायमीटर है या कोई भी डायमीटर है फॉर दैट सेक. किसी थीटा एंगल पर भी आप देखोगे तो सेम आंसर आएगा. सो ऑल द डायमीटर विल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट कम्स आउट टू बी mr स्क्वायर बाय 4. I is equal to mr स्क्वायर बाय 4. लेट्स से कि यहाँ पर भी आपसे बोलता है कि एक एक्सिस है जो यहाँ से पास होती है और स्क्रीन के परपेंडिकुलर है. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा निकाल सकते हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके निकाल दीजिए. 3mr square by 2. So you will use this as a ICM. तो अब लिखोगे ICM प्लस md स्क्वायर. सो 1/2 और प्लस मिल करके 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा. 1 मिनट के लिए कॉपी कीजिए. आता है.
ओके, अभी आपको आवाज नहीं दे रही होगी। सो ये 3/2 mr² हो जाता है। ये हम लोग इसलिए रिवाइज कर रहे हैं, स्टैंड बताइए किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो आप बता देते हो। नॉट ओनली इन दिस कि अगर हम लोग यहाँ पे भी एक लाइन बना दे तो डी दे करके हम लोग इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं, ICM प्लस MD²। इसके बाद अपने को जो और याद रखना होता है, दैट इज ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, स्फीयर, मास m, रेडियस r। लेट्स से ये शेल है। So do you remember what the moment of inertia of the shell is about the diameter? इसमें कोई भी लाइन हम सेंटर से पास कराएंगे वो डायमीटर ही बनेगा। इसका मोमेंट से आ जाएगा 2/3 mr²। इन केस ये सॉलिड स्फीयर बना दें, टू बाई फाइव mr²। ये आपने प्रूफ कर रखे हैं, अब आपको याद रखना है, और जैसा पूछेगा तो उसको बता देंगे। सिलेंडर्स का भी आपको याद रहता है, रिंग्स का हम लोगों ने देख लिया है। ट्राइंगुलर प्लेट का जो थ्योरम्स होते हैं उन थ्योरम्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम्स। One is parallel axis theorem, इसका भी लोग यूज कर रहे थे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट रहेगा, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको उसी एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस का प्लस MD² लिखना होता है, जहाँ पर D का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। लेट्स से बॉडी है, एंड इफ समबडी आस्क यू टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो आप इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और आपको मेक श्योर करना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने रिजल्ट लिखा, मोस्ट ऑफ द एक्सिस वर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और ये आई है। केस अगर अपने को ये पता चल जाता है कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, सो फिर इसको अप्लाई कर सकते हो। कई जगह आपने इसको अप्लाई किया है और एग्जाम में भी इससे हो सकता है। डू यू रिमेम्बर कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या कोई कंडीशन होती है कि बॉडी को किस तरह का होना चाहिए एंड ऑल दैट? तो आप देखोगे अपने नोट्स में बोला होगा कि इसका जब डेरिवेशन किया था, वी डोंट रिक्वायर एनी कंडीशन, this is true for all kind of objects no matter what is the object is। और इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। एक बार आपने ICM निकाला और इसको लगाएंगे चलेगा। इसी के साथ एक दूसरा थ्योरम होता है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं। इस पर कंस्टेंट्स है, ये वैलिड होता है ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, दैट मींस इट्स नॉट फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स, दिस इज फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। 2D 1D भी इनमें शामिल होता है, बट नॉट फॉर 3D। और इसका स्टेटमेंट होता है कि अगर अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये डिस्क है या प्लेट है जो कि इस प्लेन पे लाई कर रहा है, प्लेन ऑफ द स्क्रीन पर, एक ही एक्सिस है, फॉर दैट से कोई भी एक एक्सिस ले सकते हो, कहीं से भी पास कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास से जाने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली एक्सिस का अगर इसका नाम I3 देते हैं, तो रिजल्ट ये रहेगा कि I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर होती है। जनरली हम लोग ऐसा याद रख लेते हैं IZ इज इक्वल टू IY प्लस IX, बट मोर देन दैट कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस आप चूज करेंगे जो कि उस ऑब्जेक्ट के प्लेन में लाई कर रहे होंगे, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली थर्ड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के सम के बराबर होता है। इसको यूज करके बताते हैं, और ये केवल प्लेनर ऑब्जेक्ट्स तक वैलिड होता है, 3D के लिए नहीं वैलिड होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यही सारे पॉइंट्स रहेंगे अपने लिए।
लेट्स से कि एज एग्जांपल हम लोगों ने किया होगा, फिर भी जस्ट रिकॉल करा देता हूँ। ऐसा बोलता है कि अपने पास एक डिस्क था और डिस्क को आपने हाफ कट कर दिया, मे बी लाइक दिस। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को चाहिए इस एक्सिस के ओर। डिस्क का मास m है, रेडियस r है, जितना पोर्शन हमारे पास है इसका मास m है, रेडियस r है। दिस इज द एक्सिस। क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बता पाएंगे? mr²/2। mr²/2। क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगा? चेक करना पड़ेगा। सॉरी सर, mr²/4। हाँ, ये जो मास है ये इस वाले पोर्शन का है, रेडियस भी इस वाले पोर्शन का है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आ जाएगा mr²/4। अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको बताया गया होगा कि सिमेट्रिकल मास को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर इसको प्रूफ करना है? सो यू विल से कि अगर इसको कंप्लीट करते हैं ऐसा, तो ये भी m मास का होता है, r रेडियस का होता है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 पकड़ते तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ही होता, और टोटल हमारा हो जाता I1 + I1 दैट इज 2I1, और इसकी वैल्यू कंप्लीट की वजह से आती टोटल मास विच इज m + m r²/4। सो ये आएगा 2I1 = 2m r²/4। तो हाउ मच द I1 कम्स आउट टू बी m r²/4। पॉइंट इज कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं करता है अगर आपने इस तरह से हाफ कर दिया, सिमेट्रिकली उसको डिवाइड कर दिया। तो अपना आंसर ये समझ में आया, क्योंकि वो पहला ही ऑप्शन देगा आपको mr²/2, और ये जो बाई 2 बाई 4 बाई नंबर्स होंगे वही डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको प्लस या माइनस में कौन सा मार्क्स मिलता है। लेट से अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि अपने पास ये रिंग है और इस रिंग का एक पोर्शन हमारे पास अवेलेबल है, मे बी लाइक दिस, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन लेट से हटा दिया गया है, और हम लोग एक एक्सिस चूज कर रहे हैं जो कि यहाँ से पास कर रहा है। ये रेडियस r है, इसका मास m है। What will be the moment of inertia about this? You told Axis. disk or ring. mr²। ये आर्क है, that means रिंग का पार्ट है। So then mr²। देन यू से कि ये जो मास है ना, सारा का सारा मास r डिस्टेंस पर है, तो जब कभी सारा का सारा मास r डिस्टेंस पर होता है तो सिंपली mr², दैट्स ऑल। वो फिर आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि 90 डिग्री है, 45 डिग्री है और व्हाटएवर, तो आप बोलोगे कोई भी थीटा क्यों ना हो, आर्क में टोटल मास जो होता है और r² के मल्टीपल के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा बोलता है कि लेट्स हमने दूसरा एक्सिस चूज किया है, मे बी दिस, इसका मोमेंट, इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये जो लाइन जा रही है, तो मेरा कंसर्न ये है कि क्या इसको हम लोग mr²/2 बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? नो सर। हाँ, तो अपने को ये भी देखना होता है, सिमेट्री भी होनी चाहिए। अगर ये हाफ होता ना ऐसा, तो हम लोग mr²/2 बोल देते, लेकिन इसका अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसको बोलेंगे कि हम इसको कैलकुलेट करके बता पाएंगे, ऐसे नहीं बता सकते। उसके लिए आपको फिर डीएम लेकर के, ये डिस्टेंस लेकर के इंटीग्रेट करके बताना पड़ेगा। सो सिमेट्री में भी ये ख्याल रखना होता है कि किसके अबाउट हम सिमेट्रिकल रख सकते हैं, किसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं रख सकते। गुड। सो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कई सारे एग्जांपल्स आपको कराए गए थे। ये बहुत पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा है, कपल ऑफ ईयर बैक रिपीट हुआ भी है। इसको मैं एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से सिलेंडर है, आपके क्लास नोट्स में होना चाहिए डेफिनेटली, और अगर गलती से भी नहीं है तो अभी आप उसको बना लेंगे।
maybe like this, some sort of this. Let's say ये solid cylinder है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को लगना है इस एक्सिस के अबाउट, मास m रेडियस r लेंथ l, mass m radius r length l. So what will be the moment of inertia about this axis? So अब बोलोगे कि इसमें ये l मैटर नहीं करता हमारे लिए, मतलब एक्सप्रेशन में l मैटर नहीं करता है, वैसे तो मैटर करता है क्योंकि l बढ़ेगा तो मास कम ज्यादा होगा, बट एक्सप्रेशन वाइज mr स्क्वायर बाई सॉलिड केस के लिए 2 लगा देंगे. फिर आपसे ऐसा बोलेगा कि इस एक्सिस के अबाउट बताइए जो कि बाइसेक्टर है, लेंथ को हाफ हाफ कट करता है. mr square by 4 plus ml square by 12. हाँ, तो इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था और उस डेरिवेशन से अपने को याद रखना है कि ये आएगा mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12, ऐसा बताया गया होगा. और इसका जब डेरिवेशन किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अपने किसी एक एलिमेंट को लिया होगा, फिर वहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया होगा. यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते. अगर कोई बोलता है कि यहाँ से पास होने वाली ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, लेट्स से ये एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, तो क्या बता पाओगे कि ये वाला आई कितना होगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है. लेट्स कॉल इट इज I1, ये I2, ये I3. तो क्या हम बोल सकते हैं कि I3 की जो वैल्यू है और I2 की वैल्यू है मिलकर के I1 बना रही होगी, ऐसा बोला जा सकता है? No, sir. नो, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है. गुड. तो फिर ऐसा ऑप्शन देकर बोल सकता है कि क्या करेक्ट होगा क्या इनकरेक्ट होगा, बताइए, तुम बता सकते हो. सो अगर अपने को I3 निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं I3 I2 बराबर होने वाले? Yes. क्योंकि जो Yes, I3 है वही I2 है, बस रोटेट करके आपने दिखा दिया है, दैट्स ऑल. तो इसका मतलब आप विजुलाइज करना समझते हैं कि ये 3 डायमेंशनल है और किस तरह से विजुलाइज कर पाते हैं. ये काफी रिपीट हुआ है तो आने के भी या फर्दर भी आने के चांसेस रहते हैं. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में इतना, और इसके बाद इसके अलावा भी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाले थे हम लोगों ने, प्रूव किए थे, उनको सबको आपको याद रखना है और वो अपना काम हो जाएगा. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो टॉर्क के बारे में रहता है. टॉर्क, उसकी कैलकुलेशन, उसकी डेफिनेशन. टॉर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, किसी पॉइंट के अबाउट. और यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दोस थिंग्स. लेट्स से ये फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, तो लेट्स से अपने पास बॉडी है, इस बॉडी के किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ये मैटर करता है. तो ये जो P पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज F. एक कोई और पॉइंट होगा जिसके अबाउट अपने को कैलकुलेशंस करनी होंगी, उस O पॉइंट को P से ज्वाइन करेंगे, तो इसका नाम होता है R वेक्टर. एंड वी विल डिफाइन tau. This tau is basically torque about O. Torque of force F. अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग टॉर्क आते हैं, किस पॉइंट के अबाउट. सो आपको पॉइंट भी बताएगा, अबाउट पॉइंट O. दैट मीन्स अंटिल अनलेस आपको पॉइंट बताया जाए आप नहीं बता सकते कि टॉर्क कितना आएगा. सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, किसके अबाउट बताना है, फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है. सो एक बार ये दो पॉइंट्स पता चलेंगे तो आप यहाँ से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाओगे, इसके साथ क्रॉस कर दोगे, अपना आंसर आता है. देन यू रिमेंबर कि इसका हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग लिख सकते हैं. तो मैग्नीट्यूड आता है आर एफ साइन थीटा. अगर इस लाइन को आप चाहो तो प्रोजेक्ट कर सकते हो और इस एंगल का नाम थीटा आएगा. इन केस यू वांट यू कैन हैव अ कंपोनेंट ऑफ दिस एफ इन दिस डायरेक्शन, अनदर इन दिस डायरेक्शन. अगर आपने फोर्स का कंपोनेंट किया तो ये बनेगा एफ साइन थीटा. तो आप टोटल डिस्टेंस को परपेंडिकुलर वाले फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्टली अपने को टॉर्क मिल जाएगा. तो कई बार लोग इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इनटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू एफ.
आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने का मतलब ये था कि अगर आप इसको ऐसे प्रोड्यूस करते तो आर वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जा सकते थे, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन। और सिंस ये पैरेलल है तो एंगल थीटा रहा होगा, तो ऑफ कोर्स ये आर का आर साइन थीटा वर्जन था और ये आर कॉस थीटा वर्जन था। सो आइदर वे यू कैन रिमेंबर। फिर डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट जैसे पढ़ा, उसकी डायरेक्शन से देख सकते हो ओ के पॉइंट इस तरह से घुमाएगा तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इनटू जाएगा, वो सारी बातें। कई बार हम फोर्स का कंपोनेंट कर सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ सो दैट कि आप इसको यूज करके आंसर बताएं और कैलकुलेशन में आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा बोलेगा कि फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स, एक फोर्स अपने को दिया गया है, लेट्स से दैट इज I cap minus 2j cap plus 3k cap Newton, that acts at a point P which is let's say 2,0,4। और अगर अपने को टॉर्क बताना है तो अबाउट बताना पड़ेगा। पहला ओरिजिन कॉपी कीजिए, कैलकुलेट करके बताने की कोशिश कीजिए कितना टॉर्क लगेगा अबाउट। अब मैंने लिखा था दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, यस बिल्कुल पूछा जा सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिंपल क्वेश्चंस। सो इन केस यू हैव प्रैक्टिस्ड तो आप जल्दी आंसर दोगे, करेक्ट भी दोगे। सो आपने ओ पॉइंट यहाँ कहीं बनाया होगा, दैट्स ओ फॉर ओरिजिन, और पी पॉइंट में भी समवेयर देयर। You will choose this as a vector r cap, r vector. There will be somewhere f vector. हम लोग प्रिसाइज नहीं बना रहे बट टेंटेटिवली ड्रॉ कर दे रहे हैं। अपने को निकालना है टॉर्क, tau is equal to r cross f and simply cross product, that's all। आपको मिलेगा r vector is 2i cap plus 4k cap cross f minus 2j plus 3k। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने की अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, प्लस माइनस का ख्याल रखना होगा। एंड देन इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो करने का तरीका होता है आई और आई कैंसिल आउट हो जाएगा, k क्रॉस i माइनस k क्रॉस i j हो जाएगा, तो ये 4j कैप बनेगा माइनस 4i क्रॉस j k के बराबर होगा माइनस 8 k क्रॉस j माइनस आएगा, इसको प्लस में बना देंगे एंड देन k कैप से इससे मल्टीप्लाई कर रहे होगे आप फाइनली, so that will become 6i cross k, that's minus j, और k कैप कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली अपने पास आ रहा है 8i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है, तो न्यूटन मीटर जैसा आप बोल दोगे। पॉइंट इसकी क्रॉस प्रोडक्ट अपने को समझना चाहिए। लेट्स से दूसरा आपसे पूछता है अबाउट z एक्सिस। सो अगर अपने को मोमेंट ऑफ टॉर्क कैलकुलेट करना हो अबाउट z एक्सिस तो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको ऐसा बोला होगा कि जिस एक्सिस के आपको अबाउट करना है या फिर जिस लाइन के अबाउट करना है तो उस लाइन की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लेना होगा, और टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू टोटल टॉर्क डॉट यूनिट वेक्टर। सो टोटल टॉर्क को हम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और टोटल निकालना होगा टोटल टॉर्क फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दैट एक्सिस। सिंस ये ओरिजिन है z एक्सिस पे लाई करती है, इसलिए हम k कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू विल फाइंड कि जो अपना आंसर है वो बन जाएगा 8i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट k कैप। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको पता है कि i डॉट k 0 होगा, j डॉट k 0 होगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। उसको यूज करके अपना आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो अबाउट एनी पॉइंट एज वेल एज अबाउट एनी एक्सिस। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉर्क इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टॉर्क इक्वेशन है। जिस तरह से F इक्वल टू ma होता है न्यूटन्स लॉ फोर्स के लिए, उसी तरह से टाउ होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है, जो आपने लर्न किया हुआ है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी आप जानते हो, टॉर्क भी आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो तीनों नंबर्स के बारे में आप जानते हो। जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे देन मेक श्योर कि जिस एक्सिस का वो टॉर्क निकाला गया वो उसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होना चाहिए, या फिर जिसके अबाउट रोटेशन चल रहा है उसी के अबाउट आपको ये नंबर्स लिखने होते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास है। इसको एज एग्जांपल में यूज करके दिखा देते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग पिक करते हैं तो लेट्स से कि अपने पास दो ब्लॉक्स हैं, एक पुली से अटैच किए गए हैं। इसका रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो अल्टीमेटली। some sort of this, लेट्स से ये m1 मास है, ये m2 मास है, और ये जो पुली है उसका खुद का मास कैपिटल M है, उसकी रेडियस ऑफ कर्व, उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है। The question is asking for acceleration of blocks। अपने को ये बताया गया कि m1 की वैल्यू m2 से बड़ी है। नो अभी तक आपने इसका एक्सेलरेशन का तो आप आइडिया पहले से था, लेकिन उसके इसमें आपको याद होगा कि ये जो पुली होती थी वो मासलेस होती थी। अब पुली के पास मास आ गया है, देन यू विल फाइंड कि ये जो ब्लॉक है ना ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर वो नीचे गया तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन करेंगे। इसको करने के लिए पुली को रोटेट करना पड़ेगा। सिंस पुली के पास मास है, रोटेट कर रहा है, इसको मतलब इसमें टॉर्क इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सो आप ऐसे एज्यूम कर लोगे कि लेट से नीचे जाता है किसी एक्सेलरेशन a से, तो ये ऊपर जाएगा किसी एक्सेलरेशन a2 से, या a1 a2 है। क्या रिलेशन होगा a1 और a2 के बीच में? A1 equals to A2. सो ये दोनों एक्सेलरेशंस आपके बराबर रहेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज ऑफ कोर्स अपोजिट है। इस पर अगर टेंशन हम लोग T पकड़ते हैं या T1 पकड़ते हैं, इस पर एक्सटेंशन को T2 पकड़ना पड़ेगा। इस समय आप पाओगे T1 T2 बराबर नहीं होंगे, T1 T2 को अलग अलग होना पड़ेगा, तो इनके FBDs हो जा रहे हैं। इस पर और फोर्स दिखा दोगे आप M1G एंड ऑल दैट। यहाँ पर फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल M2G। पुली का FBD बनाएंगे तो पुली का मास जो होगा mg, कैपिटल mg नीचे लगेगा, इसका टेंशन लेट से T डैश से ऊपर लगेगा, यहाँ का जो टेंशन है वो T2 रहा होगा, यहाँ का जो टेंशन है T1 रहा होगा। सभी के FBDs आपको पता चल गया। एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए T डैश की वैल्यू इन सभी फोर्स के बराबर आ जाएगी, एडिशन के बराबर। M1 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? So you write equation for M1 is going to be like M1G minus T1 must be equal to M1 into A। M2 के लिए अप साइड जा रहा है,
सिंस ये अपसाइड जा रहा है तो m2 के लिए इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी t2 माइनस m2g मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू ए। फिर पुली के लिए ना, पुली के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके सेंटर के अबाउट देखोगे तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा, तो आपको इसी डायरेक्शन में टॉर्क, इसी डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा लिखना पड़ेगा। इट्स ए अल्फा। सो टॉर्क आप देखोगे कि टी डैश का टॉर्क 0 आएगा, mg का टॉर्क 0 आएगा, क्योंकि उनकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट का अबाउट हम T1 उसको रोटेट कराना चाहेगा इस सेंस में, और उसी सेंस में हमको पॉजिटिव लिखना होगा। तो पुली की इक्वेशन आएगी T1R माइनस T2R। वाई माइनस क्योंकि ये जो टेंशन है वो अपोजिट रोटेट कराएगा, और दिस मस्ट बी, सो ये टॉर्क इक्वेशन हो गया। आई टेस्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr²/2 होगा, उसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ से एक नेक्स्ट इक्वेशन अपने को मिल जाएगी T1 माइनस T2 मस्ट बी इक्वल टू mr/2 into alpha. You can call this equation 1, equation 2, equation 3. अगर आप 1 2 3 को ऐड कर दोगे तो T1 T2 गायब हो जाएगा, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। एक और रिलेशन अपने को सर्च करना होता है, ये जो A है और ये जो अल्फा है आपस में लिंक्ड होंगे। कैसे लिंक्ड है समझाता मैं। अगर आप इस पॉइंट को देखो पुली का, और उसी से अटैच्ड जो पॉइंट है उसी के साथ जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का पॉइंट ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन A के साथ में। यहाँ पर देखोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा, टेंजेंशियल होगा। इस पॉइंट पर पुली का जो पॉइंट होगा वो आर अल्फा से जाएगा, और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों के एक्सेलरेशंस बराबर होने चाहिए। You will have more equation called A is equal to R alpha. ये 4 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन्स आप हैंडल कर सकते हो। आप T1 बता सकते हो, T2 बता सकते हो, आप A बता सकते हो, आप अल्फा बता सकते हो, और इनमें से कोई भी चीज आपसे एक पूछ लेगा। लेकिन थर्ड को ऐड कर दोगे देन यू फाइंड T1 T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी। और अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं तो डिवाइडेड बाई ये बनेगा m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल m/2, क्योंकि इसको हम लोग a लिख सकते हैं तो a कॉमन ले लिया, सो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एडवर्ड मशीन का एक्सेलरेशन आपको पहले से पता था, m1 माइनस m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। द ओनली डिफरेंस इज कमिंग कि m/2 का फैक्टर और आ जाता है। दैट मीन्स पुली के हाफ मास को हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। सो अगर आता है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपका ये होना चाहिए हाउ टू राइट दिस इक्वेशंस, पर्टिकुलरली टॉर्क इक्वेशन एंड दिस कॉल्ड कंस्टेंट इक्वेशन। सो इस तरह से टॉर्क इक्वेशन पे कई सारे इक्वेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको शीट दी गई उसमें बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे होगा। टॉर्क इक्वेशन के बाद में एक अगली क्वांटिटी जो इंपॉर्टेंट रहती है दैट्स कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन मोमेंटम दिस इज इक्वल टू r क्रॉस p। मैथमेटिक्स इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली चलेगी इस तरह से जो टॉर्क की थी, ये r क्रॉस f है, क्रॉस प्रोडक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट है, बस वहां पर f था, यहाँ पर p लगा दिया गया। p का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, ऑफ कोर्स लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए भी हम और वो पॉइंट अबाउट जिसके अबाउट टॉक ये एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है वो पता करना होता है, फिर आर पता करना होता है। आर का मतलब होगा कि जहाँ पर पार्टिकल चल रहा है पार्टिकल को ज्वाइन कराओगे और वेक्टर बनाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अपने को आंसर मिलेगा। अगर रोटेशन चल रहा होता है, ये ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल था। अगर बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है देन इसको आपने कुछ ऐसा लिखा होगा ICM आई इंटू ओमेगा। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट आई लिखेंगे और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ट्रांसलेशन का हो गया, रोटेशन का हो गया। जनरल केस के लिए अपने को याद रखना होता है जनरल मोशन, या उसको बोला होगा प्लेन मोशन, या फिर कंबाइंड मोशन, कई तरह से उसको बुलाया जा सकता है। सो ये पॉइंट का वर्ड, अगर आपको मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आरसीएम क्रॉस वीसीएम। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आर क्रॉस पी, ये आर है, एम वी मिलकर के पी बन जाएगा, लेकिन सारी लोकेशन अपने को सेंटर ऑफ मास की लगेगी, प्लस वीसीएम ओमेगा। इसका प्रूफ किया होगा लेक्चर्स के टाइम पे, अब आपको प्रूफ पर ध्यान ना देकर के इसका एप्लीकेशन पे ध्यान देना होता है। बता सकते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, लेट्स आपसे कहता है कि अपने पास एक बॉडी है और ये बॉडी जनरल मोशन परफॉर्म कर रही है, ये लेट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रही है। यहाँ पर एक और लाइन बना देते तो अपने को कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा कुछ दिख जाएगा, ये वाई एक्सिस, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है। कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने को नोन है, लेट्स से ये v वेलोसिटी से जा रहा है और लेट्स से ये ओमेगा से इस तरह से चल रहा है और इसका मास सेम है, इसकी रेडियस, इसका नाम रिंग है। ये पॉइंट O है। आपसे पूछेगा फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, v और ओमेगा में कोई रिलेशन आपको दे सकता है, मे बी लाइक कि ओमेगा की वैल्यू लेट्स से v/2r है और समथिंग लाइक दैट। सो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये इक्वेशन लेंदी कैसे लगाते हैं। सो ओ पॉइंट से अगर आपको निकालना है तो उसमें पहले आरसीएम पकड़ना पड़ेगा। आरसीएम एक वेक्टर बनेगा जो कि ओ पॉइंट से सेंटर ऑफ मास पॉइंट तक जाएगा, दैट विल बी नोन एज आरसीएम। फिर अपने को वीसीएम लगेगा, यही वीसीएम का काम करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं। तो आप v को अगर प्रोड्यूस करोगे बैक साइड तो ऐसा आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगी ये परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये बेसिकली r के बराबर हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड आएगा, वो आ जाएगा हमारा मास वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म व्हिच इज mvr। किस सेंस में जा रहा होगा, r क्रॉस v करेंगे तो अपने को ये सेंस मिलेगा माइनस k कैप, प्लस दूसरा टर्म होता है आईसीएम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाले एक्सिस के से इसका एंगुलर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग है तो mr² इनटू ओमेगा। अब ओमेगा की डायरेक्शन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन आती है सेकंड टर्म की, व्हिच इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स, दैट इज प्लस k कैप। अगर अपने को इतना समझता है फिर ओमेगा r की वैल्यू v/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस mvr प्लस m r स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ ओमेगा वी कैन राइट v/2r और आउटसाइड हम k कैप कॉमन ले सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये mvr होगा, ये mvr/2 है, सिंप्लीफाई होकर के आएगा mvr/2 इन माइनस k कैप। सो मैग्नीट्यूड आ जाएगा mvr/2 और डायरेक्शन आएगी माइनस k कैप। इसका मतलब है इसका नेट एंगुलर मोमेंटम जो आएगा माइनस k कैप आएगा, दैट मींस इस डायरेक्शन में आएगा। अब एग्जाम में क्या कर सकता है, वो रिंग की वजह इसका नाम स्फीयर बोल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता रहेगा। ओमेगा और v का अलग अलग रिलेशन दे सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं रोल कर रहा था, देन यू नो कि रोलिंग केस में चल जाता है। सर मैं आंसर बता दूंगी, ओके। सो एंगुलर मोमेंटम एक काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। रिलेशन क्या होता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में, सो रिलेशन है टाउ इज इक्वल टू dl/dt, जैसे f इज इक्वल टू dp/dt, बेसिकली उसी का मिरर इमेज टाइप है।
यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर टाउ एक्सटर्नल टाउ इज 0 आता है, दिस विल इम्प्लाई L is going to be constant, which further says angular momentum remains conserved. So angular momentum conservation की बात हम तब करते हैं जब external torque किसी अबाउट पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट 0 नजर आ जाए. सपोज करो कि किसी एक्सिस या पॉइंट का टॉर्क हमको नॉन जीरो मिलता है और फिर भी अपने को इक्वेशन बनानी है, तो फिर हम लोग ऐसा बनाएंगे कि जो dl की वैल्यू आएगी वो टाउ dt आ जाएगी. इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे. जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम which is equal to integration tau dt, which is named as angular impulse. Angular impulse is moment of linear impulse. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है. अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके लेवल में जनरली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के आएंगे, या फिर आपसे एंगुलर इंपल्स पूछ सकता है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से बता सकते हैं. और भी क्या वेरिएशन कर सकता है, वो टाउ दे करके टाउ वर्सेस टी ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि ऐसा ग्राफ था, कोई अच्छा सा ग्राफ बना देगा. तो आप उसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे. जब ये एरिया को कैलकुलेट करेंगे वो इंटीग्रेशन टाउ dt आ जाएगा. दैट मीन्स एंगुलर इंपल्स के बराबर आ जाएगा. तो जो फोर्स और टाइम के साथ चल रहा था वो सिमिलर टाइप का टाउ और टाइम के साथ चल रहा है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से डील कर पाते हैं. ये भी आपके नोट्स में लिखा होगा, होपफुली आपको याद आ गया होगा अच्छे से. कोई कंसर्न आता है तो आप पूछ सकते हो, वरना एक एग्जांपल करा देता हूँ कि किस तरह से इसको यूज करते हैं. सिमिलर टाइप के एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले भी डील किए होंगे. लेट्स से ऐसा बोलता है कि आपके पास ये रॉड है और उसको यहाँ से हिंज किया हुआ है और एक पार्टिकल है यहाँ से आता है, इसको हिट करता है. लेट्स से कैपिटल एम मास है, v0 वेलोसिटी से आता है. इसका मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है, दोनों के बराबर मास है, और ये स्ट्राइक करके इसके साथ स्टिक कर जाते हैं. तो अगर क्वेश्चन फ्रेम करूं तो ऐसा बोल सकते हैं कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी of rod just after collision if particle sticks to the rod. और एंड पॉइंट पर कहीं लग रहा है. So you will find कि जब ये कोलाइड करेगा तो इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, फिर ये इंटायर सिस्टम ऐसे ओमेगा से रोटेट करने लगेगा. अब अपने को एक रिलेशन बनाना है. आप देखो यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो नहीं सकता क्योंकि कोलिजन हुआ होगा तो यहाँ पर जर्क आया होगा, फोर्स लगा होगा. एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो सकता है क्योंकि कोलिजन हुआ है. तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं. कहाँ से करा सकते हैं? अबाउट टू. क्यों करा सकते हैं वो समझते हैं. इसलिए करा सकते हैं क्योंकि ओ पॉइंट से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो भी फोर्सेस होंगे ग्रेविटी के वो यहीं से पास हो रहे होंगे, तो उनका टॉर्क 0 होगा. और यहाँ पर जो लगने वाले फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है. दोनों को एक साथ सिस्टम लिया तो इस पर बेसिकली ओ के अबाउट कोई टॉर्क आपको मिल नहीं रहा है. सिंस नेट टॉर्क 0 है इसलिए एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट कंजर्व हो जाएगा. लेकिन सपोज के लिए आप इसने सेंटर से कंजर्व कराने की कोशिश की इस पॉइंट से, तो नहीं करा सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएंगी, ये इसको रोटेट कराना चाहेगा, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता है. सिमिलरली अगर आपको लगता है कि इस एंड से करा देंगे तब नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है, और अगर इसी पॉइंट से करा दिया तो फिर उसका टॉर्क 0 हो जाता है. एनीवे इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. फाइनल कितना रहेगा? आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी रोटेट कर रहा होगा, रिजिड बॉडी बन जाएगा. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, in case you are looking for initial, so it's going to be like m v naught into l. मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना लिखा जाएगा? पाई नॉट की वैल्यू आप यहाँ से बोरो कर सकते हो. ये आएगा ml² फॉर रॉड, फॉर पार्टिकल ml². ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. इसको यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी. So if I solve for final answer, so it should be like this. Omega turn out to be 3 v naught by 4l.
अब वो क्या कर सकता है एग्जाम में, वो एल डिस्टेंस पर स्ट्राइक ना करा स्ट्राइक आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्टेंस देगा, आप वहां से टॉर्क कैलकुलेट, ये एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, इनिशियल और फाइनल बैलेंस कर दोगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद में आपने पढ़ा था इसमें रोलिंग मोशन। रोलिंग की कंडीशन आपको ऐसा बताया गया होगा कि अगर एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है जो रोल करती है, किसी प्लेटफॉर्म पे चल रही है, तो कंडीशन फॉर रोलिंग इज कि कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी रिलेटिवली जीरो होनी चाहिए। दैट मींस रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। लेट्स से वी वेलोसिटी से जा रहा था और ओमेगा से रोटेट कर रहा था, और ये इधर किसी वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा था, तो व्हाट विल बी द रोलिंग कंडीशन? उसके लिए आप इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालोगे, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालोगे, दोनों को बराबर कर दोगे। सिंस ये प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म वी नॉट से जा रहा होगा, उसका हर एक पॉइंट वी नॉट से जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। बॉडी का ये जो पॉइंट होगा उसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आएगी और ये आर ओमेगा वाली वेलोसिटी आएगी। तो आप बोलोगे कंडीशन फॉर रोलिंग इज गोइंग टू बी वी नॉट की वैल्यू आनी चाहिए v माइनस आर ओमेगा। अगर आपका वी नॉट जीरो हो गया तो फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो v और आर ओमेगा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि रोलिंग कंडीशन इज डिपेंडेंट ऑन velocities at the contact point and the condition goes कि दोनों की velocities बराबर होनी चाहिए। ये इसका रोलिंग का मेन कंसर्न और मेन पॉइंट है। सपोज कर लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं और आप उसका आंसर निकालने की कोशिश करें। लेट्स से ऐसा बोलते हैं एक डिस्क है यहाँ पर फिक्स है और रोटेट करती है, एक दूसरा डिस्क है जो कि इससे कांटेक्ट में रोटेट करता है। लेट्स से कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस लेट से 4 आर है। ये भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा और लेट से इस तरह से ओमेगा से रोटेट करता है। नाउ अगर अपने को ओमेगा नॉट पता हो तो क्या ओमेगा निकाल सकते हैं? क्वेश्चन है फाइंड ओमेगा इफ देयर इज प्योर रोलिंग। ओमेगा नॉट बाय 4। तो अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो आप ऐसा बोलोगे कि इसका पॉइंट कांटेक्ट का इसके पॉइंट के पास सेम वेलोसिटी आनी चाहिए, ये इधर जाएगा ये भी इधर जाएगा। और अगर इसको हम v1 पकड़ते हैं, ये v2 पकड़ते हैं, तो अपना क्लेम आएगा कि v1 v2 बराबर होना चाहिए। नाउ हाउ मच v1 इज r ओमेगा नॉट, हाउ मच v2 इज 4 r ओमेगा नॉट। ओमेगा यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई, कितना आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई 4। गुड। सो पॉइंट इज कि अपने को कांटेक्ट पॉइंट पर वेलोसिटीज को बराबर करना होता है, नो मैटर कितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स हो, हर पॉइंट पे लगा करके अपना आंसर बता सकते हैं। तो दैट्स व्हाट द रोलिंग इज। बाकी इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर मैं इसको क्विकली कवर करूं। लेट्स से ये बॉडी है और ये सरफेस पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर आपसे बोलता है कि ये रोल कर रहा है, दैट मींस v और ओमेगा अपने को दिया गया है। लेट्स कॉल इट एज द रिंग इज रोलिंग। फाइंड फ्रिक्शन, तो अपने को फ्रिक्शन पता करना है, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो पहले कितना लग रहा होगा, फिर किस डायरेक्शन में। और ये ग्राउंड है जो कि फिक्स्ड है और रफ है। So how much the friction will act on the ring? Any idea? 0। तो आप बोलोगे कि फ्रिक्शन पता करने के लिए अपने को ये देखना होता है कि दो पॉइंट्स में कितना रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर कितना रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। आप बोलोगे इसकी वेलोसिटी v और r ओमेगा आपस में बराबर है,
तो ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, दोनों की वेलोसिटी 0 है और दोनों 0 वेलोसिटी से चल रहे हैं। इसका मतलब नाइदर देयर इज अ टेंडेंसी नॉर एनी रिलेटिव मोशन। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। सो इसका मतलब है जब कभी प्लेन सरफेस पे, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर ये रोल करता है तो उसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होती है इवन दो सरफेस इज रफ। फिर आपसे ऐसा बोलेगा कि ये प्लेन इंक्लाइंड है और ये रोल करके ऊपर जा रहा है, तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आएगी? In the और direction कौन of सा velocity. और कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? तो हम लोगों ने ये पता किया था कि इसमें जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड आएगी या फिर इस तरह से आएगी, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि स्लाइड होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्लाइड होने लगा तो फिर रोलिंग नहीं रहेगी। अगर ये रोलिंग है तो व्हाट इफ इट रोल्स डाउन? अगर ये डाउनवर्ड रोल कर रहा होता तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर रहता और कौन सा नेचर का रहता? Same. सो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि इवन दो इट्स रोल्स डाउन और इफ इट रोल्स अप, इन आइदर केस फ्रिक्शन रिमेन्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स नॉन जीरो एंड इट्स स्टैटिक। और इसका वर्क डन कितना आता है? तो आपको पता है कि इसका वर्क डन 0 आता है क्योंकि स्टैटिक है और जिस पॉइंट पे लग रहा होता है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा होता है। अगला पॉइंट कांटेक्ट में आता है, वो फिर अगला पॉइंट कांटेक्ट में आता है, तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन। ये रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसको आपको याद रखना है कि अलग अलग केस के लिए म्यू की मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट होना चाहिए सो दैट कि वो रोल कर पाए। वो सारी टेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने अपने नोट्स एक बार वॉच कर लेंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को वॉच भी कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। इसके बाद में हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा जनरल मोशन के केस में। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखने का हमारे पास तरीका होता है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। जब कभी काइनेटिक एनर्जी किसी जनरल मोशन की बॉडी के बारे में पूछा जाए तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पकड़ेंगे और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी है। और इस पर क्वेश्चन जनरली पूछता है एग्जाम में कि एनर्जी कौन सी एनर्जी कितने प्रोपोर्शन में रहेगी, ये बताइए। ये हमेशा लगाएंगे, मोस्टली वो रोलिंग केस में पूछता है। रोलिंग केस में जब आप रोलिंग केस कंसीडर करोगे तो रोलिंग केस में हमको पता होता है एक रिलेशन रहता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर वो फिक्स ग्राउंड पर मूव कर रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज आती हैं। इन केस अगर आपको याद है तो काइनेटिक एनर्जी रिंग की बता सकते हैं क्या? तो हाफ एम वी स्क्वायर आती है, हाफ एम वी स्क्वायर आती है, मिलकर के एम वी स्क्वायर हो जाती है। गुड। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी डिस्क की अपने को पता होनी चाहिए, स्फीयर्स की पता होनी चाहिए। अगर आप डिस्क की निकालोगे तो एम वी स्क्वायर इंटू 3/4 आ जाता है। और ऐसा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है। अभी जो रिसेंटली मेन हुए हैं उसमें भी एक दो पेपर्स में क्वेश्चंस मिले हैं। उसने कुछ ऐसा पूछा था कि एक बॉडी है जिसमें जो रोल कर रहा है, रोल करने के टाइम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की बराबर बराबर है। तो कौन सी बॉडी है वो? ऑप्शन में उसने रिंग दिया, डिस्क दिया, सॉलिड स्फीयर दिया, हॉलो स्फीयर दिया। सो अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज इक्वल हैं तो बेसिकली अपने को क्या देखना है, ये वाला टर्म निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है, v इक्वल टू आर ओमेगा निकालना है और देखना किस बॉडी के लिए दोनों बराबर हो जाते हैं। और अगर आपने ये जो एम वी स्क्वायर बोला है रिंग के लिए, तो ये एम वी स्क्वायर कैसे आया होगा? हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन से आया होगा, हाफ एम वी स्क्वायर रोटेशन से आया है। इसका मतलब यही वो केस है जिसमें दोनों एनर्जीज बराबर होती हैं, मतलब रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल की काइनेटिक एनर्जी। जबकि डिस्क केस में देखोगे अलग होगा। क्या बता सकते हो डिस्क के केस में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कौन सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी रही होगी?
काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो आपको पता होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो हाफ के साथ 1/4 ऐड हुआ होगा तभी 3/4 बना होगा। इनफैक्ट आप पाओगे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डबल होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। इस तरह से बाकी भी याद रखोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, समझ लोगे कि रोटेशन पार्ट कितना है, ट्रांसलेशन पार्ट कितना है, क्योंकि अपने पास ज्यादा बॉडीज नहीं है। जो रिंग के साथ होता है वही हॉलो सिलेंडर के साथ होता है, जो डिस्क के साथ होता है वही सॉलिड सिलेंडर के साथ होता है। अगला जो आपको याद रखना चाहिए वो सॉलिड स्फीयर का उनकी एनर्जीज का रेशियो और स्फेरिकल शेल का। उनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और रोटेशन में क्या रेशियो रहती है। फायदा क्या रहेगा, क्योंकि इन्हीं 4-5 में से पूछेगा, बेसिकली इन्हीं 4 को याद रखना है। सो सिलेंडर्स भी इन्हीं में कवर हो जाएंगे और एग्जाम में आएगा तो आप 1 सेकंड में लगाएंगे, आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। इसके बाद इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो ये पॉइंट है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। अगर ये कोई बॉडी है और इस पर कोई फोर्स लगाया गया यहाँ पर, और ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था, रफ सरफेस पे, जब आप फोर्स लगाओगे तो ये ट्रांसलेट रोटेट करने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर आएगी वो निकालना है। हम लोगों ने एक एच निकाला होगा यहाँ से, और एच की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं I/mr। अगर आपने एच हाइट पर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन 0 आता है, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आती है। फिर हम लोगों ने देखा था अगर एच की वैल्यू जो ये हाइट है वो ज्यादा है I/mr से, दैट मीन्स आप ज्यादा हाइट पर फोर्स लगाते हो, इसको तो इसका रोटेशन डोमिनेट करता है, फ्रिक्शन फॉरवर्ड आता है। इन केस आपने जहाँ पर फोर्स लगाया वो I/mr से कम डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स यहाँ कहीं पर फोर्स लगाया आपने, कम डिस्टेंस पे निकाला, तो ट्रांसलेशनल डोमिनेट करेगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड आता है। ये तीनों पॉइंट्स याद रखोगे तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट था टॉपलिंग, ये भी काफी पॉपुलर है और ऑलमोस्ट हर साल आता है। टॉपलिंग के बारे में हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर ये बॉडी है किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो आप इस को फोर्स लगा करके मूव करा सकते हो और टॉपल भी करा सकते हो। लेट्स से आपने ऐसा फोर्स लगाया यहाँ पर, लेट्स से ये हाइट h है, ये कुछ a डिस्टेंस है, तो जब आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो होगा क्या, जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, पहले नॉर्मल रिएक्शन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बाद में ये इस एज पॉइंट पर पहुंच जाएगी। थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओगे, बेसिकली क्या था, नॉर्मल रिएक्शन पहले यहाँ पे लग रहा था, फोर्स ज्यादा लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये ऐसा घुमाना चाह रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन उसको बचाने के लिए ऐसा कोशिश कर रहा है। फिर जब आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन केवल यहाँ तक आकर के इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा अबाउट द सेंटर। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा टॉर्क देगा, ये ऐसा टॉर्क देगा, एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे। लेकिन आपने फोर्स बढ़ा दिया या टॉर्क ये वाला बढ़ा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे नहीं जा सकता नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो फिर क्या करेगा, ये पॉइंट लेट से ए पॉइंट है, ए पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा टॉपल करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो हम इसी ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक mg का फोर्स लग रहा होगा और mg का लाइन ऑफ एक्शन ये आ जाएगा, तो हम बोलते हैं कि टॉर्क अबाउट a टेंड्स टू 0, दैट्स ऑल। और टॉर्क अबाउट a कैलकुलेट करोगे तो अपने को मिलेगा F इंटू एच जो कि टॉपल करने वाला टॉर्क है, और mg इंटू a/2 जो कि रिस्टोर करने वाला टॉर्क है। अगर ये कंडीशन दी गई है इसका मतलब है टॉपल कर जाएगा, और अगर इसमें हम लगा देते हैं ये, इसका मतलब है टॉपल नहीं करेगा। तो मिनिमम एफ निकालने के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं, मिनिमम हाइट निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसमें हमने आपको ये भी बताया होगा कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ये कब टॉपल करेगा, अगर ये थीटा चेंज करते चले जाते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो हालांकि आपका टाइम हो गया, फिर भी ऑलमोस्ट काफी पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर
कोई भी बॉडी है ट्रांसलेट कर रही है और रोटेट कर रही है, इट्स इसके पास VCM है या V है और ये ओमेगा है, तो ये इस हर इंस्टेंट पे किसी न किसी पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन कर रही होती है। तो उस पॉइंट को हमको पता करना होता है जिसके बाद प्योर रोटेशन कर रही है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे इस केस में अगर हमने को निकालना हो तो अगर रोटेट कर रहा होगा किसी पॉइंट के अबाउट, तो ये जो भी वेलोसिटी गिवन है वो उसकी रेडियस के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट के अबाउट यहाँ कहीं कोई पॉइंट आएगा जिसके अबाउट ये पूरा का पूरा बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा होगा। पता करना बहुत आसान है, ये 90 करो, V इज इक्वल टू R ओमेगा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन पर R डिस्टेंस पे जाने पर आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मिलेगा। ये इस इंस्टेंट का जिस इंस्टेंट पे आपको दिखाया गया है, अगले इंस्टेंट पर कहीं और चला जाएगा तो ये फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। उसके अबाउट प्योर रोलिंग होती है, इसके अबाउट प्योर रोलिंग। इसका यूज क्या है? इसका यूज कई बार कैलकुलेशन आसान करने के लिए रहता है। जैसे आपको बताया जाए कि एंगुलर मोमेंटम की ये इक्वेशन लगाई थी हम लोगों ने, तो इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन था। अगर ये प्योर रोटेशन रहा होगा तो इसका आंसर केवल ये दे सकते हैं हम लोग I ओमेगा से। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग इजीली लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी सिमिलरली जो भी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाला था फॉर्मूला, तो अगर प्योर रोटेशन होगा तो केवल I ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं, तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स ऑल। बाकी एग्जाम में कई बार पूछता है कि कहाँ पर होगा, तो निकालने के अपने पास तरीके हैं। एक तो ये केस था, 2 केस और हम लोगों ने किए थे जब वेलोसिटीज दी हो, तो वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर ओमेगा पकड़ेंगे सो दैट कि V इज इक्वल टू R ओमेगा जैसी कहानी वैलिड होती रहे। एक बार उसको नोट्स में देख लोगे हो जाएगा। ओके सो मैंने ब्रीफ और इन पॉइंट्स को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आप चाहोगे तो मैं PDF शेयर कर देता हूँ, और आपके जो ओरिजिनल नोट्स हैं उसको भी रिवाइज कर लीजिए। शीट कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे हम लोग शीट को डिस्कशन करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैकेनिक्स 2 कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई कंसर्न डाउट हो तो आप पूछ लीजिए सर। अदरवाइज टुमारो आप शीट को ट्राई करके जरूर आएंगे। आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, नीड नॉट टू वरी, आई विल एक्सप्लेन इफ यू आस्क। और अगर आपसे हो जाएंगे सो दैट्स गुड पॉइंट। यस तो शीट के सॉल्यूशन है क्या? नहीं, सोल्यूशन नहीं है। आप पूछेंगे तो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। कल ग्रेविटेशन ना पढ़ा करके पहले डिस्कशन, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।